नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं ब्लाइंड मर्डर्स यानी अननोन मर्डर्स यानी अंधे कत्ल या अंधे अपराध यानी अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मुकदमों के बारे में बता रहा था। कल मैंने आपको बिहार के मुजफ्फरपुर में जयप्रकाश की हत्या के बारे में बताया था। कैसे पुलिस ने एक सिम कार्ड के जरिए असली मुलजिम तक पहुंचने का काम किया था। इसके पहले भी मैं 2-3 जो आपको शिमला वाली बता चुका हूं। आज का वाकया है मध्य प्रदेश का, जिला है सागर, तारीख है 7 जून 2020, थाना छानबीला, सागर जिले का। थाना छानबीला क्षेत्र में 7 जून 2020 को सवेरे सवेरे हाईवे के बगल के एक जंगल में एक युवती की लाश देखी। आने जाने वालों ने, जंगल जाने वालों ने, युवती के सर पे किसी भारी वस्तु से कई बार प्रहार किया गया था और युवती की मृत्यु हो चुकी थी। युवती की उम्र यही कोई 25 से 27 वर्ष थी। पुलिस आई, सारे सीनियर अफसर भी आए। महिला की हत्या का मामला था। कोई सुराग वहां पर नहीं मिल रहा था। सुराग के नाम पर एक गाड़ी के दरवाजे का टूटा हुआ हैंडल वहां पड़ा हुआ था, जिससे ये भी कहना मुश्किल था कि जिस गाड़ी से अपराधी आए होंगे ये उसी का टूटा हुआ हैंडल है। पुलिस ने, सारे सीनियर अफसर भी आए, पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 302 यानी हत्या, 201 यानी हत्या के एविडेंस यानी उसके साक्ष्य को छिपाने, खुर्द-मुर्द करने के आरोप का 201 आईपीसी में अपराध दर्ज किया। वहां पर पैरों के कुछ निशान जरूर मिले थे। हालांकि जून का महीना था, पानी वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वहाँ की जो रेतीली मिट्टी है, जिसमें जो लाल रंग की मिट्टी होती है, उस पर कुछ पैरों के निशान मिले थे। पुलिस ने फुटप्रिंट निकालने की कार्रवाई की। पुलिस ने हैंडल पर लगे फिंगरप्रिंट्स की भी जानकारी हासिल की और एविडेंस, बतौर एविडेंस उस हैंडल को भी संभाल कर रख लिया। एक टीम बनाई गई कि इसको किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया जाए। सबसे पहले गांव के उन लोगों से बातचीत की गई जो उस जंगल के तरफ वाले रास्ते पर रेगुलर विजिटर हैं। कारण इसका यह था कि ये पता लगे कि ये लाश किस समय फेंकी गई, ताकि हत्या के समय का अंदाजा लगाया जा सके। हत्या के समय का अंदाजा लोगों से बातचीत में यही पता लगा कि रात में 11 बजे से भोर के बीच में ये लाश यहां फेंकी गई है या यहां पर ये हत्या की गई है। जो लोग जंगल से शाम को लौटे थे उनसे बात करके, जो देर रात में लौटे थे उनसे बात करके, जिन लोगों ने सुबह 6 बजे के आसपास ये लाश देखी थी उन लोगों से बात करके, सबसे पहले चूंकि हाईवे पर ही थाना है, थाने का अपना सीसीटीवी है। 11 बजे से लेके सुबह तक कितनी गाड़ियां पास हुई, इनका अंदाजा लगाने के लिए फुटेज निकाली गई। कई सौ गाड़ियों का पता लगा जो रात में 11 बजे से और आगे तक पास हुई हैं।
सुबह 3 बजे या 4 बजे के बीच तक। चूंकि थाने का सीसीटीवी वो लोगों की पहचान के लिए कि जो थाने में आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए है, वो ऐसा फ्रंट पे नहीं रहता कि उससे नंबर पढ़ा जा सके। उनकी सबकी स्टिल फोटोग्राफ निकालकर वहां से आगे 100-125 किलोमीटर पर जो टोल प्लाजा था उस पर, और वहां से पीछे जो टोल प्लाजा था वहां पर उनकी फोटोग्राफ भेजी गई। चूंकि टोल प्लाजा पर सामने की तरफ कैमरे होते हैं तमाम, जैसे फास्टैग से पैसा कटने के लिए या और तमाम चीज़ों के लिए, जिसमें नंबर प्लेट बहुत स्पष्ट आती है। पुलिस ने जो उनको 50, 60 या 100 जो मिले थे, एक एक करके सबके नंबर्स को वेरीफाई करना शुरू किया। कई टीमें लगाई गई और धीरे धीरे करके लगभग सभी नंबर्स आइडेंटिफाई कर लिए गए। चालकों को बुलाया गया, क्यों गए थे, कहाँ तक गए थे, कहाँ के रहने वाले हैं, और जिन जिन जगहों से चले या जिन रास्तों से गुजरे, उन थानों पर अगर कोई गुमशुदगी किसी की लिखी गई है उसके बारे में भी जानकारी की गई। बहुत बड़ा काम था, बड़ा बल्क था इस काम में, बहुत समय लेने वाला काम था, लेकिन पुलिस ने किया। एक बड़ा वाला ट्रक जिसे कंटेनर कहते हैं, उसको 6 चक्का टायर कहते हैं, मतलब 6 उसमें 4 की बजाय 6 जगह उसमें टायर लगे होते हैं। उसका नंबर जो टोल प्लाजा से मिला वो नंबर था MH46BF6940। महाराष्ट्र का नंबर था। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जहां नंबर्स के रजिस्ट्रेशन होते हैं वहां इसका पता किया गया। इतना वहां पता लग गया कि ये कंटेनर नवी मुंबई के जहांगीर अहमद का पाया गया और इंडस बैंक से फाइनेंस होना इसका पाया गया। लेकिन मालिक ने ये बताया कि साहब हमने इसको अभी हाल में करीब 1.5 महीने पहले बेच दिया था, और जिसने खरीदा था उसका भी नाम पता उन्होंने बता दिया, जो पेपर्स उनके पास थे, लेकिन वो साइट पर अपलोड नहीं हुआ था। उस आदमी के बारे में जानकारी करने का प्रयास किया गया। दिया हुआ मोबाइल नंबर स्विच ऑफ था, एड्रेस गलत था। पुलिस को इस पर डाउट हुआ। पुलिस ने मध्य प्रदेश के सभी टोल नाकों को इस गाड़ी का नंबर दिया कि जिस भी इंटर स्टेट टोल से या किसी भी टोल से ये गाड़ी पास होती है इसको रोका जाए। इस बीच में मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट के इस ऑफिस से एक टीम ने बराबर खोजबीन की कि नए आदमी ने जो पेपर्स अपने लगाए हैं उसको वेरीफाई किया जाए और उस आदमी का पता किया जाए कि आखिरकार वो कौन आदमी है जिसने अपनी पहचान छुपाने की गरज से गलत पेपर्स लगाए हैं। बहरहाल बात होते होते 16 जून 2020 को, घटना मैंने आपको बताई थी 18 जून की, 18 को तो ये हुआ था 7 जून को, 7 जून की घटना थी। 16 जून को ये ट्रक महोबा से मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाले टोल प्लाजा पर लोकेट हुई। ये भी काम बहुत कठिन है, कोई एक ही टोल प्लाजा, सारे हाईवेज पर एंड टू एंड तमाम टोल प्लाजा है, एक्सप्रेसवेज पे तमाम टोल प्लाजा है, सभी को मैसेज करना, उसको परसू करना बहुत कठिन काम था पुलिस के लिए, लेकिन सागर पुलिस ने किया और उसे इस गाड़ी का लोकेशन मिल गया। जैसे ही ये वहां से निकली, चारों तरफ जो जाने के रास्ते हैं उन पर चेकिंग लगवा दी गई और छतरपुर में
इस कंटेनर को इंटरसेप्ट कर लिया गया। ड्राइवर को उतारा गया। ड्राइवर का नाम आमिर खान था। घटना वाले दिन, जिस दिन इसमें सफ़ेद पट्टी वाले कंटेनर की तलाश हो रही थी और जो नंबर इसका अगले टोल प्लाजा ने दिया था, उसमें फोटोग्राफ में भी धुंधली सी एक लड़की या महिला की तस्वीर दिखाई दे रही थी। पुलिस को शक था। कागजों में हेर फेर की वजह से पुलिस का शक और गहरा हो गया। पकड़े जाने पर आमिर खान ने पूरी बात बताई कि वो मूल रूप से बलरामपुर का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो मुंबई कभी नहीं गया गाड़ी लेकर, या मुंबई से माल लेकर कभी आया गया नहीं। वो पटना, बिहार में, नेपाल ज़्यादातर माल लाने के लिए जाता था। उसने बताया कि इसी बीच में गोंडा की इस युवती से उसका संपर्क हो गया। इसके परिवार का मुख्य मार्ग पर एक चाय की दुकान या ढाबा टाइप का है। वहीं से उसने इससे संपर्क साध लिया और धीरे धीरे दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोनों ने अपने बारे में ये फैक्ट एक दूसरे से छिपाए कि वो विवाहित है, क्योंकि महिला भी विवाहित थी और ड्राइवर, वो पुरुष भी विवाहित था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को यही बताया कि हम अविवाहित हैं। महिला ने उससे कहा कि घर में तुम्हारा आना जाना ये संभव नहीं है और बाहर हम लोग सुरक्षित जगह पर मिल नहीं सकते, लिहाजा मेरे लिए एक कमरा, एक घर दिलवा दो। आमिर ने गोंडा में ही, शहर में, एक कमरे का, 2 कमरे का एक फ्लैट तो वहाँ नहीं है, लेकिन 2 कमरे उसको किराए पर दिलवा दी और आते जाते वहीं पर वो विश्राम भी करने लगा। गोंडा के इटिया थोक थाने की रहने वाली वो युवती है, नाम बताना उचित नहीं है। इसी बीच में एक दिन उस महिला ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उस दिन तो आमिर ने वो बात सुन ली और चला गया। अगली बार हफ्ते 10 दिन बाद जब वो आया तो उसने बताया कि ये हमसे उत्पन्न हुआ ये बच्चा नहीं हो सकता। तमाम बहस हुई आपस में और आमिर ने कहा कि तुमने मुझसे छिपाया कि तुम शादीशुदा हो, ये तुम्हारे हस्बैंड का बच्चा है, ये मेरा हो ही नहीं सकता। काफी झगड़ा हुआ और वहां से वो फिर आमिर चला गया। युवती ने भी आमिर के बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दी। बलरामपुर गोंडा से बिल्कुल सटा हुआ जनपद है। उसने जहां जहां बताया था, महिला ने जाके पता किया तो ये पता लगा कि वो भी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। अगले बार जब वो आया तो उसने कहा कि तुमने भी मुझसे छिपाया, तुम्हारी पत्नी का ये नाम है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम फला जगह रहते हो और अगर अब तुमने कोई चालाकी की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगा। इस बात को सुनकर वो डर गया और उसे लगा कि अब शायद अगर ये पुलिस में गई तो मेरा भंडा फूट जाएगा, पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी, रेप का मुकदमा लिखा जाएगा, जो बड़ा कॉमन है। उसने कहा अच्छा चलो अब हम लोग यहां से निकल चलेंगे, हम तुमको मध्य प्रदेश में बहुत सी जगह हैं जहां हम सामान लेकर जाते हैं, वहां पर तुम्हें एक अच्छा सा कमरा, वहां सस्ते कमरे भी मिलते हैं, कमरा दिला देंगे और हम लोग पति पत्नी की तरह वहां रहेंगे। उसको बिठा कर ले गया, जगह जगह पर ढाबों पर उसे खाना खिलाया, लेकिन जैसे ही वो छानबीला जंगल के पास पहुंचा, उसने उससे कहा कि हम लोग बाहर निकलकर, देर हो गई है,
अपनी चद्दर बिछाकर सो जाते हैं। रात में नींद आएगी, ट्रक चलाना ठीक नहीं है। महिला को इस तरह के किस्से कहानी वो पहले भी बता चुका था कि फला जगह रुक जाते थे, फला जगह ये होता था। वो इस बात से उसने इनकार नहीं किया और दोनों वहाँ पर पहुँच गए, उसी जंगल में जहाँ उसकी लाश मिली थी। इस बीच में उसने ट्रक के टायरों को खोलने वाला जो लीवर होता है, भारी भी होता है, हत्था भी होता है, वो अपने साथ उसने निकाल लिया था। और चूंकि एक हाथ में वो लीवर पकड़कर दूसरे हाथ से ट्रक से उतरने के लिए उसका हैंडल पकड़कर नीचे उतर रहा था, वो लीवर हैंडल के बीच में फंस गया। जब वो झटके से नीचे कूदा तो वो हैंडल टूट गया, जो मौके पर मिला था। थोड़ी देर में जैसे ही महिला को नींद आनी शुरू हुई, उसने उसी नट बोल्ट, पहिए के बोल्ट खोलने वाले लीवर से उसके सिर पर ताबड़तोड़ कई बार कर दिए। उससे वो पीछा छुड़ाना चाह रहा था। पुलिस को जो हैंडल वहां पर मिला था, नया हैंडल जहां लगवाया गया था, उस जगह ले जाकर उसमें से टूटा हैंडल स्क्रू से जो निकाला गया था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस के पास बहुत ढेर सारे एविडेंस हो गए ये प्रूव करने के लिए कि हत्या उसी ने की है। जैसे टूटे हुए हैंडल पर आमिर के अंगूठे के निशान, फिंगरप्रिंट्स, मौके पर धूल पर उठाए गए फुटप्रिंट्स। हैंडल का तो कई बार उसने इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए कहना ठीक नहीं है, या एज एविडेंस वो बहुत एडमिसिबल नहीं था कि हैंडल पर भी उसके निशान रहे होंगे। तीसरा, मोबाइल फोन युवती का उसी के पास से जहां उसने फेंका था बरामद कर लिया गया। दोनों की सीडीआर भी मैच करा ली गई जब वो गोंडा से एक साथ चले थे। आमिर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बहुत कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने 18 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अज्ञात हत्या के खुलासे के बारे में बताया था। अब सोचिए, मुलजिम बलरामपुर का, मृतका गोंडा की, लाश सागर जिले में, कोई एविडेंस नहीं, लेकिन पुलिस ने मेहनत की। और महिला आरक्षी आरती बैजंती, एसडीओपी उमराव सिंह और पुष्पेंद्र सिंह थाना बंडा साइबर सेल से, इन लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की और हमें उम्मीद है कि जितने एविडेंस से उसे जेल भेजा गया है उतने एविडेंस में उसे सजा जरूर हो जाएगी, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। जिन जिन टोल प्लाजा से ये क्रॉस हुए हैं, सब जगह की सीसीटीवी फुटेज केस डायरी में एज ए एविडेंस लगाई गई है। मरने से पहले ये जहाँ जहाँ से क्रॉस हुए हैं टोल प्लाजा में, महिला और इस ड्राइवर दोनों की तस्वीर है। और हत्या करके लाश वहीं छोड़ने के बाद जब भागा है तो उसके आगे के सारे टोल प्लाजा में सिर्फ इसकी फोटो कैद हुई है। तो सारे सबूत के बाद अदालत में ट्रायल के समय उम्मीद है मुझे, क्योंकि अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, ट्रायल होते होते 5 साल कम से कम लग ही जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि इसमें इसे पनिशमेंट जरूर अदालत देगी। आज की घटना देखिए, दोनों शादीशुदा थे, दोनों ने एक दूसरे से अपने शादीशुदा होने की बात छिपाई। वैसे ये बातें जो दोनों ने एक दूसरे से छिपाई, 1-2 महीने, 1-2 दिन तो छिप सकती है, लेकिन ये बहुत दिनों तक
नहीं छिप सकती। दोनों के घर वालों को पता हो गया था, लेकिन दोनों एक दूसरे से के घर वालों से भी झूठ बोलते रहे। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कुछ लोगों से, यानी थोड़े लोगों से या कम लोगों से, बहुत दिनों तक झूठ बोला जा सकता है, और बहुत लोगों से थोड़े दिनों तक झूठ बोला जा सकता है, लेकिन बहुत लोगों से बहुत दिनों तक झूठ नहीं बोला जा सकता। ये बहुत पुरानी सेइंग, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो इन दोनों ने बहुत लोगों से बहुत दिनों तक झूठ बोला जो छिप नहीं सकता था। वैसे झूठ के बारे में बहुत ढेर सारे लेखकों ने, शायरों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। बशीर बद्र साहब का एक शेर है झूठ के बारे में कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। बशीर बद्र साहब का बड़ा फेमस शेर है, आप गूगल पे से सर्च कर सकते हैं। सॉरी, वसीम बरेलवी साहब का, नॉट बशीर बद्र, कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। वसीम बरेलवी साहब हम लोगों के बीच में हैं। बरेली में मैं उनसे कई बार मिला। उनका वो अनपैरेलल है, उनका कोई जवाब नहीं है। दूसरा, सचिन शालिनी ने एक बहुत अच्छा शेर लिखा है झूठ पर, कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। सचिन शालिनी। पुलिस ने मेहनत की, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किए, बहुत काबिल तारीफ है। थाने के सीसीटीवी फुटेज से सफ़ेद पट्टी वाले कंटेनर को जो ढूंढना शुरू किया, फिर सारे टोल प्लाजा के सीसीटीवी, जितनी भी एग्जिट उस प्रदेश के हैं, उनसे ऐसे कंटेनर्स के बारे में जानकारी की कि उनका नंबर मिल जाए। उसी एक सीसीटीवी फुटेज से उस गाड़ी का नंबर मिला। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से उस गाड़ी के ओनर और बाकी डिटेल्स को ढूंढा गया। फिर पूरे देश के टोल प्लाजा को ये मैसेज करके, हाईवेज में आप एक जगह कंट्रोल रूम में कर दीजिए, वो अपने सिस्टम में डाल देते हैं, वो बता देंगे। तमाम प्रदेशों के जो एक्सप्रेसवेज हैं उसके भी सिस्टम में डाल देंगे। तो इतने टोल प्लाजा पर उसके मूवमेंट को चेक करने के लिए कहना और उसको परसू करना, लड़की का मोबाइल बरामद करना, दोनों की सीडीआर मैच कर देना, गोंडा जाकर वहाँ लोगों से इन दोनों के संबंध के बारे में बात करना। सागर पुलिस को सलाम बनता है। मैं उसको सल्यूट करता हूँ जिन लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत करके इस अज्ञात हत्या को खोला था। किस्सा गोई परिवार से मैं यही कहूँगा कि झूठ की बुनियाद पर किले कभी मत बनाइए, वरना बाबू देवकी नंदन खत्री का उपन्यास जो चंद्रकांता संतति है, उसमें कुछ पात्र हैं जिन्हें अय्यार कहा जाता है। जादूगर होते हैं कह लीजिए, इनको ये कह लीजिए तंत्र मंत्र जानते हैं, और अय्यारों की एक फूंक से बड़े बड़े बालू की दीवारें, बड़े बड़े बालू के किले खत्म हो जाते थे, समतल हो जाते थे। आप जब भी झूठ की बुनियाद पर किले बनाएंगे, मकान बनाएंगे, अय्यारों की एक फूंक पर वो खत्म हो जाएंगे। बाबू देवकी नंदन खत्री के जिन लोगों को पढ़ने लिखने का शौक है, नई जनरेशन को तो कतई नहीं है, हिंदी भाषा भाषी विद्यार्थी हैं, हो सकता है वो पढ़ते हैं। चंद्रकांता संतति वो उपन्यास है जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, और प्रयागराज में यानी पुराने इलाहाबाद में जहाँ से ये पब्लिश हुई थी, जब इसके एडिशन आते थे तो 300-300, 400-400 लोगों की लाइनें लगती थी इस किताब को पढ़ने के लिए। अगर किसी को, किस्सा गोई परिवार में किसी को पढ़ने लिखने का शौक है तो इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। स्थान इसके सब रियल हैं। मिर्ज़ापुर के आसपास जितने किले हैं, मिर्ज़ापुर और बिहार की सीमा में, उन सब का इसमें जिक्र किया गया अलग अलग नामों से। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।